हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है तो तैयारी में व्यस्त तो रहना ही पड़ेगा फ्रेंड। तो देखिए, आज हम लोग का जो वीडियो है फ्रेंड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग को दिख रहा होगा पीछे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। सुनिए फ्रेंड, पढ़ेंगे राष्ट्रपति, पढ़ेंगे ही नहीं, उसको जिएंगे, उसको सीखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। तो इसी क्लास में तो देखिए फ्रेंड, हम लोग आज राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहती है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग राष्ट्रपति को क्रम से पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं, तो याद तो जल्दी हो जाता है पर जल्दी भूल भी जाते हैं। अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसको यूज करके, दैनिक जीवन पर उपयोग करके, प्रयोग करके अगर हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उसके अनुच्छेद को याद करते हैं, तो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक फ्रेंड, तो आज हम लोग वैसे ही करेंगे, अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को जिएंगे, सीखेंगे। और ये भी जिएंगे कहे का मतलब कि हम भी सोचेंगे कि चलिए राष्ट्रपति हम लोग बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके पढ़ेंगे। क्यों फ्रेंड, तो चलिए देखिए, हम एक इस क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखिए, अगर आप लोग का दो विद्यार्थी में, एक अच्छे विद्यार्थी में दो गुण होना जरूरी है। पहला क्या है कि अगर क्लास में उसको जितना पढ़ाया गया, उसको वो उसी दिन उसको इतना अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर ले कि उसको एक बार पढ़ा तो उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, पहली पढ़ाई। ठीक, दूसरी बात क्या है फ्रेंड कि उसको जितना बार रिवीजन कीजिएगा, उस टॉपिक से आप लोग का डाउट उतना ही कम होता जाएगा। तो रिवीजन और अच्छे से जो है पढ़ाई, वो दो चीजें विद्यार्थी को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए। बातें बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, क्योंकि अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा यूजफुल होता है हमारा पढ़ाई। ठीक फ्रेंड, तो देखिए, एक मोटिवेशनल लाइन क्या है कि अगर भरोसा खुदा पर होगा तो तुमको वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा। अगर भरोसा खुदा पर होगा तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा। अगर भरोसा खुद पे होगा, अगर भरोसा खुद पे होगा तो खुदा तुमको वही देगा जो तुम्हें चाहिए होगा। तो यही फ्रेंड कि हम लोग को अपने मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने कर्तव्य पे भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता है। न्याय खुदा करता है। अगर कोई जितना मेहनत करता है उसके अनुसार उसको उसका फल दे देता है। तो हम लोग को मेहनत करना है, खुद पे भरोसा रखना है। जब खुद पे भरोसा रखेंगे तो खुदा का भरोसा तो मिल ही जाता है फ्रेंड। तो चलिए, इसी मोटिवेशनल के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग राष्ट्रपति, अपने कॉपी किताब खोल लीजिए, सॉरी दिमाग खोल के बैठ जाइए, दिमाग खोल के बैठिए फ्रेंड, और अपने दिमाग में सबको सेट करते जाइए। देखिए, राष्ट्रपति पढ़ने से पहले एक बात हम लोग लेके, एक उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक लड़का आया जिसका नाम है, कौन से, एक लड़का है। ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई, एक लड़का है। ठीक, लड़का ही नहीं फ्रेंड, एक लड़की भी हो सकती है। ये मत कहिएगा कि हम लड़का ही क्यों बोले, लड़की भी हो सकती है। ठीक, इसका नाम है चंपकलाल। क्या रख लेते हैं फ्रेंड, इसका कोई तो लड़का का कोई नाम होना ही चाहिए। तो सोचे कि चलिए इसको चंपके लाल रख लेते हैं, चंपकलाल। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग चंपकलाल को राष्ट्रपति बनाएंगे और चंपकलाल की कहानी पढ़ेंगे। तो एक लड़का आया जिसका नाम था चंपकलाल। बोला, मैं आके बोला, मैम। हम बोले हाँ जी बोलिए। कह रहा है कि हमको राष्ट्रपति बनना है। हाँ, हम बोले राष्ट्रपति, तो कह रहे हाँ। हम बोले अच्छा, तुमको ये राष्ट्रपति का कीड़ा कैसे काटा। कह रहे मैम, हम सुने हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, एक संवैधानिक मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है। हम बोले ये तो बात सही है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, और ये बहुत ही पावरफुल सीट है। हम बोले हाँ, बहुत पावरफुल सीट है, इसीलिए हमको बैठना है राष्ट्रपति के पद पे। हम बोले ए भाई, तुमको इसलिए राष्ट्रपति के पद पर बैठना है। तो बोला हाँ, क्योंकि देखिए, हम जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो हमारी सीना जो है 52 इंच की चौड़ी हो जाएगी, और हम सबसे कहेंगे कि देखिए हम राष्ट्रपति बन गए, हम अपने देश के प्रथम नागरिक बन गए। बोले सोच तो अच्छी है तुम्हारी, देश के प्रथम नागरिक बनोगे, और इसलिए बनोगे क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो ये प्रथम नागरिक बन गया, तुम्हारा सीना जो है वो 52 इंच का चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात सही है, पर तुमको ये राष्ट्रपति शब्द कहाँ से सूझा, कहाँ से सुने तुम। तो बोला कि मैम, हम कहीं लोग बतिया रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए राष्ट्रपति पद जो है वो भारत का सबसे पावरफुल पद होता है। और तब हमको दिमाग में आया कि ओ, जो मेरा पड़ोसी सब कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे क्या हम प्रथम नागरिक बन के दिखाते हैं, तो इसीलिए हमको भारत के प्रथम नागरिक बनना है। हम बोले सही बात है। ठीक, तो देखिए, जब ये बोला कि मेरा जब हम राष्ट्रपति बनेंगे तो मेरा सीना 52 इंच का हो जाएगा चौड़ा। हम बोले ठीक है, इतना ही रखना, इससे आगे ऊपर और मत करना, 52 इंच का रखना। 52 इंच का हो जाएगा। तो हम बोले बबुआ देखो,
52 इंच का सीना तो तुमको रखना है, पर तुमको ये नहीं पता है कि ये राष्ट्रपति का जो नाम है वो कैसे आया। तो देखिए हम बोले कि चलो पहले हम तुमको बताते हैं कि ये लोगों की बात नहीं है, ये हमारे संविधान की बात है। ठीक, तो इससे बताए हम कि देखो संविधान में हमारे बहुत सारे अनुच्छेद है। तो बोला संविधान क्या है, हम बोले वही कानून जिससे देश चलता है। ठीक, तो बोला कि ठीक है मैम। तो बोले कि इस संविधान में कुछ अनुच्छेदें लिखी गई है। ठीक, तो बोले कि उसी में से जो है एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 52, जिसका क्रम क्या है, अनुच्छेद 52। तो बोला ओ जो हम 52 बोल रहे थे सीना चौड़ा होने वाला, उसी को बोल रही है क्या? हम बोले कि हाँ, जो अनुच्छेद 52 है हमारे संविधान में, ठीक, इस अनुच्छेद 52 में ही लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा गया है फ्रेंड? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वो बोला ओ यहां से आया कि भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं। बोले हाँ, तो किस अनुच्छेद में? तो 52 अनुच्छेद में। ठीक, तो याद रखिएगा इसी में लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये लिखा गया है अनुच्छेद 52 में। क्या लिखा गया है? कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको समझ में आ गया भाई? कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे? तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब ये आप लोग को इस एक और बात बता देते हैं कि हमारे भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है फ्रेंड? तो संसदीय शासन प्रणाली है ना, यानी कि ब्रिटेन के सुझाव लेकर ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए हैं। ठीक, और देखिए फ्रेंड इस संसदीय प्रणाली में दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। एक होता है सरकार का प्रमुख, दो होते हैं इसमें प्रमुख। ठीक, तो राष्ट्र के प्रमुख है उसको जब ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं? राजा का पद बोलते हैं या रानी का पद बोलते हैं। ठीक, और जो सरकार के प्रमुख होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक, तो एक बात यहाँ आता है फ्रेंड, क्वेश्चन उठता है कि हमारे संसदीय प्रणाली में तो राजा रानी की बातें की गई है जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, फिर हमारे भारत में राष्ट्रपति क्यों कहा गया? राष्ट्रपति कैसे कहा गया? ठीक, इसका सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव दिए थे जो कि एक संघीय संविधान समिति के सदस्य थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहां देखिए, एक संघीय संसदीय प्रणाली, संघीय संविधान सभा, इस संघीय संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम क्या था फ्रेंड? श्यामा प्रसाद। एक सदस्य थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये मुखर्जी साहब जो थे इन्हीं के सुझाव पर क्या किया गया फ्रेंड? इन्हीं के सुझाव पर क्या किया गया कि सबसे पहले हमारे भारत में राष्ट्र के प्रमुख के लिए राष्ट्रपति शब्द का उपयोग किया जाने लगा। ठीक, तो इन्हीं के सुझाव पर ये सुझाव दिए कि देखिए एक काम कीजिए, हमारे जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनको हम लोग राजा रानी का शब्द ना कह के हम इनको राष्ट्रपति कहेंगे। तो इसको स्वीकारा गया। ठीक फ्रेंड, तो देखिए, तो इनकी बात से सभी सदस्य लोग सहमत हुए और हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े नेता जितने भी थे वो सब इससे सहमत हुए। और तब जाके 30 अप्रैल 1947 को, कब? 30 अप्रैल 1947 को इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुझाव दिए थे कि हम लोग राष्ट्रपति बोलेंगे राष्ट्र के प्रमुख को, उसको अपना लिया गया। यानी कि इनके इस सुझाव को अपना लिया गया, मान लिया गया। और 30 अप्रैल 1947 ले भारत में जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं उनको राष्ट्रपति कहा जाने लगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति क्यों कहा जाने लगा। तो यही उसके पीछे की कहानी यही है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने ही सबसे पहले सुझाव दिया कि हम लोग को अपने राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहना चाहिए।
तो सब लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई और 30 अप्रैल 1947 से भारत के राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहा जाने लगा। ठीक फ्रेंड, तो ये सारे जितने भी थे उसको ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 52 में जो है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे ये लिखा गया है, और राष्ट्रपति कैसे होंगे तो ये कहां से होंगे, तो ये बातें जो है कैसे राष्ट्रपति कहा जाने लगा, ये सारी कहानी यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो सबको समझ में आ गया है। तो तुमको भाई इसको चंपकलाल को भी समझ में आ गया होगा कि जब राष्ट्रपति बनने चला है तो भाई कहां से राष्ट्रपति का सुझाव, कहां से राष्ट्रपति का दिमाग इसके ख्याल में आया, दिमाग में कहां से राष्ट्रपति बनने का ख्याल आया, तो इसको यहीं से आया है। ठीक, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52 तो याद हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि अनुच्छेद 52 के बाद 52 में तो आ गया कि हमको राष्ट्रपति का एक पद होता है, ये सही है, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, अब देखिए फिर अगर राष्ट्रपति का पद होता है तो ये जो है, ये जो चंपकलाल है इसको तो समझ में आ गया था कि भारत के एक राष्ट्रपति पद होता है भारत के अनुच्छेद 52 में। ठीक, अब इसको बनना था, बोला कि ये तो हमको पता हो गया, अब हमको सीधे राष्ट्रपति बनाइए। हम बोले रुको जरा सब्र करो कि सीधे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कुछ होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैकेंसी आती है, कोई फॉर्म आता है फ्रेंड, तो उसमें पहले क्या देखा जाता है, पद देखा जाता है कि कितना पद है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे कि योग्यता देखेंगे कि क्या हम उस फॉर्म को डालने के योग्य हैं, क्या उसमें जो जो योग्यता मांगी गई है वो हम पूरा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उस फॉर्म को डाल देते हैं। तो वही बात है कि राष्ट्रपति पद की तो हम लोग देख ले कि एक पद होता है, मात्र एक पद होता है, भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, और उसके अगर हमको राष्ट्रपति बनना है तो हम जांचेंगे ना कि भाई हमारी योग्यता है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, पद देखने के बाद क्या देखते हैं, योग्यता देखते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति के योग्य है कि नहीं। ठीक, तो इसी के लिए इसको हम लोग देखें, चंपकलाल की योग्यता जांचना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो आया है राष्ट्रपति बनने, क्या इसकी योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, तो इसकी जांच करते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड ये जो योग्यता की बात की गई है ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 58 में जो है ये हमारे राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है। किसकी की गई है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, इसकी बात किसमें की गई है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 58 में। ठीक, कि हम लोग के कुछ योग्यताएं रखी गई है इसमें, जिसकी अगर इस योग्यता को कोई पूरा कर लेता है तो वो राष्ट्रपति पद का जो है पद के लिए योग्य हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या योग्यता है जो इस चंपकलाल में है कि नहीं, इसको हम लोग जांचते हैं। ठीक, तो देखिए पहली योग्यता क्या है कि इसको कैसे याद करेंगे कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अगर हम लोग कहा क्या जाता है, ऐसे हम लोग कहा है कि अगर हम लोग वयस्क हो गए हैं, कहने का मतलब है कि जब 18 को हेल जाते हैं, यानी कि 18 वायु हमारी 18 हेल जाती है फ्रेंड, तो हम लोग योग्य हो जाते हैं, किसी फॉर्म को डालने योग्य हो जाते हैं, उसके बाद मत देने के योग्य हो जाते हैं, शादी करने योग्य हो जाते हैं। क्यों फ्रेंड, तो किसके लिए 18 जैसे ही उम्र होता है, तो उसी तरह से अगर हम लोग राष्ट्रपति पद के योग्य होना है तो सबसे पहले 18 वर्ष तो देखिए होता नहीं है, वायु तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है, पर हम आप लोग को याद करने के बता रहे हैं कि अगर योग्य की बात किया जाए तो हम लोग अपने 18 हेलते हैं तो किसी भी चीज के लिए योग्य माने जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह से याद रखिएगा इस 18 से योग्य हम लोग कैसे योग्य होते हैं, 18 हेल जाते हैं, तो इसी 18 से याद रखिएगा 58, क्या याद रखिएगा 58, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है कि 52, 53, 54 ऐसे करके राष्ट्रपति के अनुच्छेद चलते हैं, पर किस अनुच्छेद में कौन सा बातें लिखी गई है ये याद नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही ये 8 वाला देखिएगा तो इससे 8 से 18 याद रखिएगा, और हम लोग 18 के होते हैं तो किसी चीज के लिए योग्य हो जाते हैं, तो वैसे ही 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है। ठीक फ्रेंड, तो इस बात को याद रखिएगा क्या क्या योग्यता की बातें की गई है। तो पहला बात क्या किया गया है, पहली बात किया गया है कि राष्ट्रपति जो अगर कोई है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बातें पहले में की गई है। तो इस चंपकलाल से पूछे कि तुम भारत के नागरिक हो, तो बोला हाँ जी हम भारत के नागरिक हैं, तो बोले ठीक है, लेकिन एक बात है अपनी नागरिकता बहुत तरीके से मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग इसमें ये कंडीशन नहीं है, कितने लोगों को ये मन में डाउट रहता है कि क्या भारत के नागरिक कहने का मतलब कि भारत में ही जन्म लेना होगा, नहीं, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म भारत में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जन्म भारत में
हुआ हो, क्योंकि नागरिकता के बहुत सारे तरीके हैं, उस तरह से भी नागरिकता पाया जाता है। तो ये नहीं, जरूरी नहीं है कि भारत में ही जन्म लेना जरूरी है। जन्म रहेगा तभी आप भारत की नागरिकता उस तरह से लिए रहेंगे तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं। अगर आपको नागरिकता मिला है भारत का, भारत के नागरिक कहला रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। क्यों फ्रेंड? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का प्रथम क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जन्म भारत में ही हुआ हो। ठीक। तो दूसरी बात क्या है, तो ये चंपक लाल से पूछे कि क्या तुम भारत के नागरिक हो, तो कहा हाँ हम हैं। तो भाई ये अपना नागरिक होने का दावा कर रहा था, तो बोले चलो पहला कंडीशन तो पास कर लिया, क्योंकि हम किसी दूसरे देश के व्यक्ति को हम अपने भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे फ्रेंड? नहीं बनाएंगे। तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है। तो ठीक है। दूसरा तो बोला, इसको बहुत चूल मची थी कि भाई हमको जल्दी बताइए दूसरा कंडीशन क्या है, हमको जल्दी से राष्ट्रपति बना है। हमको नहीं, रुको रुको रुको। दूसरा कंडीशन ये है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना फ्रेंड? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम कितना भी हो, लेकिन न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। भले अधिकतम की जिक्र नहीं की गई है, न्यूनतम का जिक्र किया गया है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो। ठीक। तो अब हम पूछे चंपक लाल से कि क्यों जी 35 वर्ष के हो, तो कह रहे हैं हम तो 40 वर्ष के हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, दूसरा भी योग्यता ये पास कर लिया। पहला में ये भारत का नागरिक हो गया, दूसरा में इसकी 35 वर्ष न्यूनतम इसकी आयु हो चुकी है। तो ये दोनों कंडीशन पार कर लिया। ठीक फ्रेंड। तो अब बोला कि बताइए अब तीसरा कंडीशन क्या है। तो हम बोले तीसरा कंडीशन में कि लोकसभा के क्या होना चाहिए फ्रेंड? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, होने की योग्यता होना चाहिए। केवल योग्यता होना चाहिए फ्रेंड, सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता रखते होंगे आप। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, सदस्य हो नहीं, केवल योग्यता रखता हो। यहाँ पर लिख लीजिएगा नीचे कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्य हो। यहाँ पे ये डाउट हो जाता है कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य होना नहीं चाहिए, लोकसभा के सदस्य की योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पे योग्यता की बात की गई है, न कि सदस्य होने की बात की गई है, योग्यता की बात की गई है। तब हम पूछे चंपक लाल से कि क्या तुम लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो, तो बोला हाँ जी रखते हैं। बोले अच्छी बात है, अगर तुम लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो तो तीसरा भी कंडीशन पार कर चुके हो। तो पहला कंडीशन क्या था कि भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या था न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तीसरा क्या था कि जो है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य होना नहीं चाहिए, केवल योग्यता रखनी चाहिए। बोला ये भी पार कर लिए। भाई साहब ये चंपक लाल तीनों कंडीशन पार कर लिया। हाँ बोला और कोई कंडीशन है? हम बोले हाँ एक चौथा भी है। तो बोला क्या है? तो बोले हम कि चौथा है कि चौथा क्या है फ्रेंड कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये बोला कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या मतलब? हम बोले कि अगर कहीं से तुमको वेतन मिल रहा है, कोई कर्मचारी हो, कहीं कोई नौकरी कर रहे हो, लाभ के पद पर हो तुम, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर हो तो वहां से इस्तीफा दे दो, तब जाके अपनी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हो। यानी कि कहा गया है चौथा कंडीशन में कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तब ये हम पूछा हमसे ये लाभ के, हम बोला कि बताइए मैम कि किसको हम लोग कहेंगे कि लाभ के पद पर है, किसको कहेंगे कि लाभ के पद पर नहीं है। ठीक। तो हम बोले कि रुको उसका भी सलूशन है, थोड़ा धैर्य रखो, उसका भी सलूशन मिल जाएगा। तब हम बोले पहले इसको इतना लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, चलिए चंपक लाल को नहीं मिटाएंगे। क्यों भाई? ना तुमको ना मिटाएंगे। ठीक। अब देखिए
अब ये हमसे पूछा कि मैम बताइए लाभ के पद पर कौन कौन है, किसको मानेंगे कि ये लाभ का पद है। तो देखिए फ्रेंड, संविधान में तो लाभ के पद की कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हाँ हमारे अनुच्छेद 58 के सब क्लोज 2 जो है, अनुच्छेद 58 के 58(2) जो है, 58(2) में लाभ के पद के कुछ, जैसे कि उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, या संघ और राज्य की जो सरकार के मंत्री है उनको लाभ के पद नहीं माना जाएगा। बस इतना ही जिक्र किया गया है कि किसको हम राष्ट्रपति पद की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो बातें की गई है 58 के समक्लोज 2 में। ठीक फ्रेंड, यानी कि लाभ के पद कौन कौन है इसका तो जिक्र नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन किसको हम लाभ के पद में शामिल नहीं करेंगे इसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, और ये भी किया गया है 58(2) में। तो क्या किया, किसको किसको शामिल किया गया फ्रेंड, तो इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद संघ एवं राज्य के मंत्री, ये जितने भी हैं इनका पद जो है, पद लाभ का पद नहीं होगा, लाभ का पद नहीं होगा। तो इसको चंपकलाल को बहुत अचंभित हुआ, ये बोला कि मैम सबसे ज्यादा तो तनख्वाह यही लोग लेते हैं और इन्हीं को हम लोग लाभ का पद नहीं बोलेंगे। तो बोले हम कि संविधान में जो लिखा गया है वही बातें हम बता रहे हैं कि संविधान में ये जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ है, राज्य के मंत्री है, इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है। तो इनको छोड़ करके जितने भी लोग हैं जो कि वेतन प्राप्त करते हो, सुविधा मांगते हो, सुरक्षा लेते हो, प्राधिकरण लेते हो, ठीक, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो लाभ के पद पर है। ठीक, अगर वैसे व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको लाभ का पद छोड़ना होगा। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे चंपकलाल जो था वो भाई साहब नौकरी कर रहा था रेलवे में, लाभ के पद पर था, बोला हम तो रेलवे से त्याग दे देते हैं क्योंकि हमको राष्ट्रपति तो बनना ही है, त्याग दे दिया और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयार हो गया, बोला हम चुनाव लड़ेंगे, हम लाभ के पद से हट गए। ठीक, तो इन संविधान के अनुच्छेद 58(2) में ये जो लोग हैं इनके पद को लाभ के पद नहीं कहा गया है, कि ये लाभ के पद नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। ठीक फ्रेंड, चलिए, तो ये बातें, इसका जो कंफ्यूजन था वो समाप्त हो गया कि किसको हम लाभ के पद कहेंगे, किसको हम लोग नहीं कहेंगे, ये इसको समझ में आ गया। ठीक, चलिए, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको हम लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए कि किसको किसको लाभ का पद नहीं कहा गया है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ एवं राज्य के जो मंत्री होते हैं उन पदों को लाभ का पद नहीं कहा गया है। ठीक फ्रेंड, चलिए, उसके बाद फ्रेंड इसके अलावे भी राष्ट्रपति पद के लिए कुछ और योग्यताएं होती है, जो हमारा संविधान जो है वो हमारे सांसद को ये अधिकार दिया हुआ है कि आप इसके अलावा जो योग्यता चाहिए वो आप अपने से इंक्लूड कर दीजिए उसमें। तो ये अधिकार हमारे सांसद को है, किसको है, हमारे सांसद को है। यानी कि इसके अलावे जो हम लोग 4 बढ़े थे ना योग्यता, इसके अलावे अन्य योग्यता रखने का अधिकार सांसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। यानी कि इसके अलावा जो भी योग्यता होगी वो संसद द्वारा दिया जाएगा। ठीक, तो ये चंपकलाल समझा कि वही 4 जो योग्यता है जिससे हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो बोले कि नहीं, हमारे संसद भी कुछ योग्यताओं को रखा है जिसको अगर उसको भी अगर फॉलो करना जरूरी है। अगर उस योग्यता को लायक आप नहीं है, उस योग्यता को पास नहीं करते हैं, तो भी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब इसकी चिंता बढ़ गई, बोला कि हम भारत के नागरिक भी हैं, हम लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता भी रखते हैं, न्यूनतम आयु 35 वर्ष भी, लाभ के पद पर भी नहीं है, अब कौन सी योग्यता रखते हैं, अब कौन सी योग्यता है। तो हम बोले सुनो, 1-2 योग्यताएं और भी है जो हमारे संसद के द्वारा दिया गया है। क्या, तो देखिए हमारे संसद ने क्या किया कि 1952 में एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम लाया। कब लाया? कब लाया? तो 1952 में। कब लाया? 1952 में एक निर्वाचन अधिनियम लाया। उसमें ये क्या बोला? इसमें ये कहा गया कि अगर आपके पास, देखिए, एक होते हैं प्रस्तावक, एक होते हैं प्रस्तावक, एक होते हैं अनुमोदक, ठीक, और एक होता है राशि। ये तीन चीजें इसमें शामिल की गई थी। तो ये प्रस्तावक क्या होते हैं फ्रेंड? तो अगर मान लीजिए कि इस चंपक लाल को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो इसमें कहा गया कि इसके पास एक प्रस्तावक होना चाहिए और एक अनुमोदक होना चाहिए। कहने का मतलब है, प्रस्तावक मतलब कि जो ये कहे कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लायक है, और अनुमोदक जो इस पर मोहर लगा दे कि हाँ ये राष्ट्रपति के लायक एकदम है, मोहर दे दे, तब उसको हम लोग कहते हैं कि वो अनुमोदक है। प्रस्तावक मतलब कि कुछ प्रस्तावक मतलब कि वो जो आपको प्रस्ताव करेंगे कि हाँ तुम ये किसी से मतलब कि प्रस्ताव रखेंगे कि हाँ ये इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाइए, ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। और अनुमोदक किसको कहेंगे? जो उस पर मोहर लगा दे कि हाँ ये यही राष्ट्रपति के निर्वाचन ये लड़ सकता है और ये लड़ने लायक है, जब उस पर मोहर लगा दे उसको हम लोग कहते हैं अनुमोदक। तो ये इसमें पहले जब 1952 में लाया गया था, उसमें कहा गया था कि एक प्रस्तावक होना चाहिए, एक अनुमोदक होना चाहिए और राशि आपको 0 रहना चाहिए। राशि की बातें नहीं की गई थी। कहा गया कि एक अगर आपके पास प्रस्तावक है और एक अनुमोदक है तो राशि इसमें नहीं रखा गया था, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक, ये दोनों प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अलग अगर एक प्रस्तावक है तो दूसरा कोई अनुमोदक होना चाहिए, ठीक। तो ये तो एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक, ये तो इस आधार पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भीड़ लग गई, क्योंकि एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक सब लोग लाने लगा, तो भीड़ लग गई। फिर संसद को चिंता होगी कि बाप रे, एक राष्ट्रपति पद के लिए इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए, कैसे काम होगा। तो फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद फिर एक अधिनियम लाया गया 1974 में। कब लाया गया? 1974 में। और उसमें क्या किया गया? 1974 में एक और फिर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम फिर से लाया गया, ठीक फ्रेंड। और उसमें क्या कहा गया? उसमें रखा गया कि जो प्रस्तावक की संख्या 1 रखी गई थी उसमें कितना कर दिया गया? 10। कितना कर दिया गया? 10 प्रस्तावक होना चाहिए, 10 अनुमोदक होना चाहिए और राशि रख दी गई 2500। कितना रख दिया गया? 2500। यानी कि 10 प्रस्तावक मतलब कि 10 लोग ऐसे आपके सपोर्ट में होना चाहिए जो ये कहे कि हाँ ये राष्ट्रपति के योग्य है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में ये उम्मीदवार के लिए खड़े हो सकते हैं। और 10 अनुमोदक यानी कि 10 ऐसे व्यक्ति हो जो उस पर मोहर लगा दे कि हाँ ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पूरी तरह से योग्य है और इसको उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। तो उसको लोग कहते हैं 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक। प्रस्तावक के व्यक्ति अलग होंगे, अनुमोदक के व्यक्ति अलग होंगे, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये बातें की गई है। उसके अलावा 2500 रुपया की भी बात की गई कि 2500 राशि भी जमा करना होगा, ठीक। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लोग 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक जुटा लेते थे और 2500 राशि दे करके चुनाव में भाग ले लेते थे। तो इस तरह से भी जो भीड़ था वो कम नहीं किया जा सका। तो फिर इसमें क्या किया गया? फिर एक बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम लाया गया। कब? 1997 में। कब लाया गया फ्रेंड? 1997 में। कब लाया गया? 1997 में। और इसमें क्या कहा गया कि अब जो 10 था प्रस्तावक उसको 50 कर दिया गया, अनुमोदक जो 10 था उसको 50 कर दिया गया, जो राशि थी 2500 उसको क्या कर दिया गया? 15,000। कितना कर दिया गया? 15,000 राशि कर दिया गया। अब ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए राशि कर दी गई, इससे जो है थोड़ी भीड़ कम हो गई। कैसे? देखिए, अगर आपको 50 प्रस्तावक मतलब कि 50 लोग ऐसे आपके साथ खड़े होने चाहिए जो ये कहे कि हाँ ये राष्ट्रपति के योग्य है, और 50 ऐसे व्यक्ति अनुमोदक के रूप में होना चाहिए जो उस पर मोहर लगा दे कि हाँ इसको राष्ट्रपति बनाइए और इस बार राष्ट्रपति बनने के योग्य है, पूरी तरह से मोहर लगा दे, उसको हम लोग कहते हैं अनुमोदक। और ये जो 50 प्रस्तावक अलग व्यक्ति होना चाहिए, 50 अनुमोदक। ये नहीं कि 50 प्रस्तावक में से ही 50 अनुमोदक भी हो जाए, नहीं, ये 50 प्रस्तावक अलग होंगे और 50 अनुमोदक अलग रहेंगे, ठीक। और इस तरह से कुल मिलाकर के 100 व्यक्तियों का सपोर्ट होना चाहिए आपके पीछे, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये चंपक लाल के पास ये 100 व्यक्तियों का सपोर्ट था ही नहीं। तो बोले पहले कि जाओ पहले सपोर्ट जुटाओ, 50 अनुमोदक लेकर आओ, 50 प्रस्तावक लेकर आओ और 15,000 राशि लेकर के आओ, तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे। फिर अब इसको हो गया टेंशन, अब बोला कि कैसे ये होगा, तो बोले कि जाओ लेकर के आओ तब करना। ये तो बेचारा कैसे भी करके जुटा रहा था। ये 15,000 रुपए की राशि बोला कि मैम
बोला कि क्या 15,000 रुपए की राशि हम किसको देंगे? बोले कि आरबीआई को जमा करना है, वो भी चेक के रूप में। किस रूप में? चेक के रूप में। आरबीआई को चेक फॉर्म में जमा कर देना है। किसके रूप में? चेक के रूप में जमा कर देना है आरबीआई को। ठीक, तो बोला ठीक है। अब फिर कहा कि मैम अगर हम हार गए चुनाव तो क्या मेरा 15,000 रुपया मिल जाएगा? हम बोले कि देखो इसमें भी एक कंडीशन लगा हुआ है। इसको चिंता था भाई अपने 15,000 रुपया का। सोचा कि अगर कहीं 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक नहीं मिले तो क्या हमारा 15,000 रुपया जो जमा किए हैं वो ले लिया जाएगा? तो इसको चिंता थी। हम बोले कि रुको, इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि अगर आप देखिए, इसको पहले रफ कर लीजिए, इसको मिटाएंगे हम, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसमें क्या कंडीशन है फ्रेंड? तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं मिलता है। कैसे फ्रेंड? इसमें क्या कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि अगर कुल वैध मत का, अगर जितना वैध मत पड़ा हुआ है, कुल वैध मत का अगर 1/6 मत आपको नहीं मिलता, 1/6 मत से कम मत मिलता है, कम मत मिलेगा तो राशि जब्त कर ली जाएगी। राशि जब्त कर ली जाएगी। ये कंडीशन था। कंडीशन क्या था कि अगर आपको जितना वोट मिला है राष्ट्रपति के चुनाव में, जितना वोट डाला गया है, अगर उस कुल वैध मत का 1/6 मत से कम आपको वोट मिलता है तो आपकी जितनी राशि 15,000 जमा किए हैं वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक, यानी कि 1/6 वोट लाना जरूरी है, उससे अधिक मिल सकता है, उससे कम अगर आपको वोट मिला तो आपके राशि जो 15,000 है उसको जमा कर लिया जाएगा। तब इस चंपकलाल की चिंता और बढ़ गई। बोला कि अगर कहीं हमको गलती से 1/6 मत नहीं मिला तो मेरी राशि तो जब्त कर ली जाएगी, 15,000 रुपया चला जाएगा पानी में। तो पानी में जाए या दूध में जाए, पर आपको करना क्या है? आपको अगर नहीं मिलेगा 1/6 मत तो फिर आपका जो पैसा है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये कंडीशन, इसके पास ये कंडीशन रखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। तो इतनी सारी अगर योग्यताएं आपके पास है तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। ठीक फ्रेंड, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ लिए? आज हम लोग पढ़ लिए राष्ट्रपति का भारत के एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। उसके बाद क्या पढ़ लिए कि भारत के एक राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता कौन कौन सी होती है, अनुच्छेद 58 में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक फ्रेंड, यानी कि आज हम लोग 2 अनुच्छेद पढ़े। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब तो योग्यता हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे निर्वाचन होगा, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, उसके बाद निर्वाचन कैसे होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।